वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मिस्टर केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, वो कुछ इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस, कुछ थ्योरीज, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल को लेकर। ऐसे प्रिंसिपल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेबस में, 11th 12th में तो होते ही हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और प्लस अगर आप नीट के या आईआईटी के एस्पिरेंट हो, अभी तैयारी कर रहे हो या फिर आप फ्यूचर में करना चाहते हो 12th के बाद, तो वहां पे भी आपके नीट के एग्जामिनेशन में या फिर आईआईटी जेईई मेंस हुआ, एडवांस हुआ, वहां पे ये जो इससे रिलेटेड कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं इन थ्योरी से रिलेटेड, रूल्स से रिलेटेड। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज का जो हमारा पहला पॉइंट है इस वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दे ब्रोगली इक्वेशन, दे ब्रोगली समीकरण। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पे हम, और इसे हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से ऐड हो जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे अपलोडेड वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये हमारा दे ब्रोगली इक्वेशन, ठीक है। अब बात ये आती है कि हमारा जो इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हुआ, हाइपोथेसिस हुए, थ्योरीज हुए, रूल्स हुए, प्रिंसिपल्स हुए, ये किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए अच्छे से बनाए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये इक्वेशन जो है, ये भी किसी स्पेशल चीज को डिस्क्राइब करने के लिए बना होगा। तो वो हमारा किस लिए इन्होंने बनाया? एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, लुइस डे ब्रोगली। इन्होंने ये बनाया था किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की जो दोहरी प्रकृति होती है, ड्यूअल नेचर होता है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने ये इक्वेशन बनाया था। अब बात आती है कि भाई ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? तो इसके लिए आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या। जब आप पहला नंबर पे ये क्लियर कर लोगे कि व्हाट इज द ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, और फिर इसके बाद हम क्लियर कर लेंगे क्या ड्यूअल नेचर ऑफ, पहले इसे क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद हम क्लियर करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मतलब कि क्या? विकिरण की द्विक प्रकृति या दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर। तो इसके लेकर बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, इसमें अलग अलग इक्वेशंस बनाए थे इसके लिए। तो पहला नाम आता है हमारा बहुत जाने माने साइंटिस्ट का, प्रोफेसर आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन ने हमें 1905 में ये बताया, 1905 में बताया, हमें क्लियर किया कि जो हमारी लाइट होती है, लाइट जो होती है हमारी, ये क्या होता है, इसकी भी नेचर, ये 2 नेचर्स में हमारा प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है। कौन कौन से 2 नेचर में? एक तो होता है ये वेव के नेचर में, ये वेव में भी हमें मिलता, प्रेजेंट होता है, और ये एक पार्टिकल नेचर में भी प्रेजेंट होता है। मींस दैट कि लाइट जो हमारा वो एक वेव है, एक तरंग है, और एक वो पार्टिकल भी है, एक कण है, ये बताया आइंस्टीन ने। अब इसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था प्लांक या फिर प्लैंक कह लीजिए, प्लांक या प्लैंक। ये इन्होंने बताया क्या कि अब ये हमारी जो लाइट एनर्जी होती है, वो जब एनर्जी निकलती है लाइट एनर्जी में से, जो हमारी निकलती है एनर्जी, वो कैसे निकलती है? वो कुछ एनर्जी पैकेट्स के रूप में निकलते हैं। मेन दैट कि हमारी जो से लाइट निकलती है, ये कुछ पैकेट्स के रूप में निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? अब इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं? 2 नाम बोल सकते हो, या फिर आप क्वांटम बोल लो, या फिर इसकी जगह पे आप यूज कर सकते हो टर्म फोटॉन्स, ठीक है। क्वांटम ऑफ फोटॉन्स मींस कि हमारा जो लाइट एनर्जी होती है, वो कुछ एनर्जी पैकेट्स के रूप में निकलते हैं, जिन्हें हम क्वांटम कहते हैं या फिर फोटॉन्स कहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने प्लांक ने एक इक्वेशन दिया, क्या दिया कि एनर्जी जो थी, हमारी एनर्जी निकल रही है किसमें? एच न्यू में। ये था इनका प्लांक इक्वेशन, ठीक है। ये प्लांक ने दिया कि एनर्जी हमारी निकल रही है, तो E इक्वल एच न्यू। अब हमारे इसमें एच क्या है? पहली बात ये देखो, पहले न्यू देखते हैं क्या है, और फिर देखते हैं एच क्या है। तो न्यू जो हमारा है, इसमें से जो प्रकाश तरंगें निकल रही है, उनकी आवृत्ति है, एक साथ में कितने निकल रहे हैं उनकी आवृत्ति है। और h जो है, ये हमारा क्या है? प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट है। अब ये हमारा जो प्लैंक कांस्टेंट निकल आया और v आवृत्ति निकल आई,
तो हमारा इस प्लैंक कांस्टेंट इसका कुछ तो वैल्यू होगा जरूर ही, तो इसका भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, अगर आप जूल सेकंड में लेते हो, देखो एक जूल सेकंड है इसका एक मात्रक और एक है अर्ग सेकंड। अगर आप जूल सेकंड में लेते हो तो वो हमारा निकलता है 6.626 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द माइनस चार्ज 34। ये इसका जो वैल्यू है ये निकला किसमें, जूल सेकंड में, एच की। अब अगर अर्ग में हम निकालते हैं, अर्ग सेकंड में, तो इसका वैल्यू आया 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, इसमें अर्ग सेकंड में। तो हमारा ये वैल्यू इन्होंने दिया कि एक आया कि इसमें जूल सेकंड, एक अर्ग सेकंड में, सही 27 होगा, 24 27 माइनस 27 चार्ज, ठीक है। तो ये तो इन्होंने क्या बताया, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में। अब ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में बता दिया, फिर आइंस्टीन फिर लौट के आए। आइंस्टीन ने क्या बताया, आइंस्टीन ने ये क्लियर किया कि अगर हम जो अपने मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या इक्वेशन दिया, उन्होंने दे दिया E इक्वल mc स्क्वायर। उन्होंने मास को कन्वर्ट कर दिया एनर्जी में। ये हमारा था आइंस्टाइन का, या आइंस्टीन इक्वेशन समझ लो, ये हमारा आइंस्टीन का था इक्वेशन, ठीक है। E बराबर mc स्क्वायर और इनका था E इज इक्वल टू h न्यू। अब बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की। इसमें जो आपको नोट करने लायक दिख रहा है उसको नोट कर लो, फिर चलते हैं उस पर। हो गया होगा सर। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की, जिसके लिए इक्वेशन इन्होंने दिया था। इसकी क्या थ्योरी ये देखते हैं। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में एक नए साइंटिस्ट आए, किस 1924 में साइंटिस्ट आए, उनका नाम था लुईस डे ब्रोगली। लुईस डे ब्रोगलाई भी बहुत लोग बोलते हैं और ब्रोगली भी बोलते हैं, दोनों सही है, ब्रोगलाई या ब्रोगली। डे ब्रोगली इन्होंने बताया कि जैसे हमारा जो लाइट था, रेडिएशन था किसी चीज का, वो उसकी ड्यूअल नेचर थी। तो अब जब ड्यूअल नेचर उसकी यहां पे निकली तो क्या हुआ, उसके बाद बताया इन्होंने कि जैसे उनकी ड्यूअल नेचर थी वैसे ही हमारा जो एक पार्टिकल है उसकी भी हमारा ड्यूअल नेचर हो सकता है। मैटर्स के जो हमारे पार्टिकल हैं उनकी भी नेचर ड्यूअल हो सकती है। तो इन्होंने क्या कहा कि चाहे वहां पे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या फिर इसके जगह पे मैक्रोस्कोपिक हो, ये दोनों की जो हमारी नेचर है ये एक वेव के रूप में भी रह सकते हैं। देखो एक वेव वाली भी इनमें पाती है क्वालिटी और एक पार्टिकल वाली भी क्वालिटी इसमें प्रेजेंट है। तो अब इसके लिए, इसी को डिस्क्राइब करने के लिए इन्होंने अपना इक्वेशन दिया जिसे डे ब्रोगली इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन कैसा था इसे देखते हैं। तो इक्वेशन के लिए इन्होंने क्या किया, देखो प्लांक का पहले इन्होंने लिया, प्लांक इक्वेशन लिया। प्लैंक ने क्या कहा था, प्लैंक ने दिया था E इज इक्वल टू एच न्यू दिया था, इनका इक्वेशन था E इज इक्वल टू था E इज इक्वल टू एच न्यू ओके। इसके बाद क्या लिया, इसके बाद लिया इन्होंने आइंस्टाइन का इक्वेशन। वो क्या था, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों लेने के बाद क्या हुआ, जब इन्होंने ले लिया ये दोनों, इसके बाद देखो समीकरण इसको बना दिया। एक नंबर इसे आप ले लो, ये ले लो 2 नंबर। यहां देख रहे हैं हम कि हम कैसे फॉर्मेशन कैसे होता है डे ब्रोगली इक्वेशन का, ठीक है।
तो ये दोनों हमारे बन गए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो जब E इज इक्वल टू एच न्यू है और वहां पर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर है, इसमें क्या है, m है मास है और c क्या है, ये वेट स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कह लो। तो ये है हमारा। तो देखो जब E इज इक्वल टू एच न्यू हो सकता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब हमारा LHS दोनों का बराबर है तो पढ़े होंगे सभी लोग कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, है ना। यही बात है यहाँ भी कि जब हमारा ये दोनों बराबर हैं तो ये ऑब्वियसली इस बात है इसके RHS जो है वो बराबर ही होंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। हुआ ना, चलो कहां तक हुआ था, हमने किया था कि h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, ये आया था हमारा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम c को इस तरफ ले आए तो न्यू अपॉन c होगा, इधर होगा mc होगा। इसको दो तरीका एक और है कि हम जानते हैं कि न्यू अपॉन c का वैल्यू होता है 1 अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर हम 1 अपॉन लैम्डा रखते हैं तो हो जाएगा h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc, ये होगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, h को इस तरफ कर देते हैं हम, तो होगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, ठीक है। तो ये हमारा बन गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इक्वेशन नंबर ये 3 बना, इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। हो गया, चलो। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 आया ना, ये जो क्या था, ये हमारा किसके लिए हमने निकाला था, ये एक फोटॉन के लिए निकाला था, एक फोटॉन के लिए, ठीक है। ये वाला इक्वेशन ये एक फोटॉन के लिए निकाला था। लेकिन ब्रोगली ने क्या कहा कि हमारा ये जो इक्वेशन है ये सभी प्रकार के मैटर्स के पार्टिकल्स के लिए अवेलेबल है, सभी प्रकार के मैटर के कणों के लिए इसे हम यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो c है इसके जगह पे वेलोसिटी अगर हम v लेते हैं, वेलोसिटी v लिया उन्होंने, अब v लिया जब, तब क्या हुआ आगे देखो, तो जब v ले लिया तो वहां हो गया हमारा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन v, ये आया। तो ये जो हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 4। यही जो इक्वेशन नंबर 4 है हमारा, ये है डे ब्रोगली इक्वेशन, यही है डे ब्रोगली इक्वेशन है ये। फिर इसके बाद 2-4 स्टेप और बढ़े, क्या बढ़े कि जानते हैं हम कि जो हमारा मास होता है और वेलोसिटी जो होती है, इनके मल्टीप्लिकेशन को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं मैटर का। मींस दैट मास और वेलोसिटी के गुणनफल को हम मोमेंटम कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो अगर हमने मोमेंटम यहाँ पे p ले लिया है, मोमेंटम p ले लिया, पर ये mv होगा तब हमारा होगा, क्योंकि c की जगह पे हमने v लिया था, सॉरी ये यहाँ पे लिया था वेलोसिटी c की जगह पर। तो हमारा मोमेंटम और ये जो वेलोसिटी इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा क्या, p, मोमेंटम बन गया। तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये भी हमारा जो है वो है डे ब्रोगली इक्वेशन, लेकिन ये उसका एक स्पेशल, आप समझ लो स्ट्रक्चर स्पेशल वाला है। ये है तो मेन ये एक स्पेशली उसको और स्टेप उसमें बढ़ा दिया मोमेंटम के लिए, यहाँ पे ये वाला यूज होता है। तो जनरल तो यही है कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो ये जो था हमारा डे ब्रोगली इक्वेशन, इतना नोट करो, स्टेप्स हो गया होगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब आगे चलते हैं और हम कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डे ब्रोगली। आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि डे ब्रोगली समीकरण या इक्वेशन कौन सा है, वहां पे आपको 4 दे देगा गलत ऑप्शन, एक यहाँ पे ये दे सकता है या फिर ये दे सकता है, ठीक है। और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे फिर और सारे हैं, अफवाह है, हुंस रूल है, ऐसे बहुत सारे हैं, पॉलिस एक्सक्लूजन लॉ है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो बात करते हैं अपने अगले टॉपिक में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।